गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे मंडेल के परिवर्तन के वर्ग। ये आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कार्य सरलीकरण के अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कार्य को क्या है, सरल, सुगम एवं आसान तरीके से संपन्न करने के लिए आपको पता है कि सभी क्या करते हैं, नए नए तरीकों को अपनाते हैं। कार्य सरलीकरण के लिए कार्य में परिवर्तन लाना क्या है, जरूरी है। यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के अपने तरीके और अपने ढंग होते हैं। कोई व्यक्ति बिना थके कम समय में कार्य को संपूर्ण कर लेता है, जबकि कुछ व्यक्ति पूरे दिन में काम में जुटे रहते हैं और थककर चूर हो जाते हैं, परंतु उनका काम समय पर कभी पूरा नहीं होता है। समय पर काम निपटाने के लिए सर्वप्रथम दिनचर्या को क्या है, व्यवस्थित करना चाहिए। गृहिणी या कोई भी कार्य करता है यानी काम को करने वाला, उसको स्वयं यह निश्चित करना चाहिए कि वह किस प्रकार वह काम करने के तरीके और ढंग में सुधार लाकर कार्य को सरल बना सकता है या सकती। किसी भी काम को करने से पहले क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके द्वारा आदि प्रश्नों का जवाब स्वयं से पूछना चाहिए। इस प्रकार के जवाब है उसे खुद से ही तैयार कर लेने चाहिए। इसके लिए क्या है, तथा जो भी क्या है, ऐसा करने से क्या है, उसमें बहुत सारी जो मुश्किलें, दिक्कत आती है, उसे जो भी जटिल समस्याएं होती हैं उनका समाधान ढूंढने में आसानी हो जाती है, तथा कार्य सरलीकरण में उसको क्या मिलती है, मदद मिलती है। वे कार्य जिन्हें तत्काल करना आवश्यक है, नहीं तो उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। यानी जो कार्य तत्काल आवश्यक नहीं है उनको क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उन कार्यों को पहले किया जाए, और जो इम्पोर्टेंट है उन कार्यों को क्या है, पहले संपन्न किया जाए, तथा बाद में समय मिलने पर क्या है, उस प्रकार के जो कार्य थे हमने छोड़ दिए थे उनको क्या है, निपटाना चाहिए। सन 1940 से पहले तक लोगों को कार्य सरलीकरण के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। वो क्या करते थे, जो भी पुराने तरीके यानी परंपरागत जो भी विधियां थी उनके द्वारा ही क्या करते थे, वो कार्यों को संपन्न करते थे। तब लोग क्या है, परंपरागत तरीके अथवा अपनी आदत के अनुसार काम करते थे, और क्या है, उनमें चेंज भी नहीं करना चाहते थे। उनके अनुसार वो अपने अकॉर्डिंग उनमें कोई चेंज नहीं करना चाहते थे। जैसे चले आ रहे थे उन कार्य को वैसे ही वो क्या करते थे, संपन्न करते थे। सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार मार्विन मंडेल के मस्तिष्क में उठा और उन्होंने ही कार्य सरलीकरण से संबंधित कई शोध किए तथा इसके 5 सिद्धांत बताए। उन्होंने क्या है, परिवर्तन के 5 नियम बताए, उन्होंने 5 सिद्धांतों के ऊपर बात की। परंतु बाद में उन्होंने क्या किया, परंतु बाद में क्या था, ग्रोस एवं क्रेंडल ने क्या किया, इन 5 सिद्धांतों को संक्षिप्त करके, उनके शॉर्ट करके क्या कर दिया, उन्हें केवल 3 भागों में ही डिवाइड किया। तो वो कौन कौन से हैं, फिर क्या है, ये वाले नियम क्या है, अब इनकी बात, नाम तो वो मंडेल के नाम से ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। तो आज भी क्या है, मंडेल के परिवर्तन के वर्ग के नाम से ही इनको जाना जाता है। सबसे पहला है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करके। दूसरा है कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन। और तीसरा है उत्पादन में परिवर्तन। यानी उन्होंने कौन कौन से 3 परिवर्तन के वर्ग बताए हैं। पहला है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करके। दूसरा है कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण यानी स्टोरेज जहाँ करते के क्षेत्र एवं उपकरण में क्या है, परिवर्तन करना। और तीसरा क्या है, उत्पादन में परिवर्तन, चेंज इन द प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से क्या है, चेंजेस करके क्या है, काम को सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, सरलीकरण किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जो मंडेल का सबसे पहला जो परिवर्तन का वर्ग है वो कौन सा है, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
मंडेल ने कार्य सरलीकरण के लिए इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ग माना है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ग है तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला माना है। इसमें कार्यकर्ता को हाथ और शरीर की क्रियाओं में क्या है, क्रियाओं में ही परिवर्तन होता है। कार्य के स्थान, उपकरण एवं उत्पादन पूर्वतः रहते हैं। हाँ, कार्य संपन्न करते समय चरणों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन होने से समय एवं शक्ति की क्या है, बचत हो जाती है। उनके हाथ और उसमें पैरों की जो भी गतिविधियां उनमें चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कार्य सरलीकरण के इस वर्ग को कम प्रयास में संपन्न करने का भरपूर क्या किया, प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक हाथ से खाने के बर्तन न उठाकर दोनों हाथों से उठाना, बिस्तर लगाने में अनावश्यक कदमों को समाप्त करना, यानी बार बार इधर से उधर न भाग के एक जगह खड़े होकर बिस्तर लगाना, बर्तनों को धोने के उपरांत पोंछने की अपेक्षा यूं ही हवा में सूखने के लिए छोड़ दिए जाते। पहले क्या होता था, बर्तनों को धोने के बाद क्या करते थे, उनको साफ करते थे, लेकिन क्या है उनको क्या है समय की बचत के लिए क्या है उनको पोंछने की बजाय क्या है आप उनको हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। और क्या है, 2-3 सब्जियों को मिलाकर मिश्रित सब्जी तैयार करना, झाड़ू पोछा करने में लयपूर्ण गति का उपयोग करना, धुलाई के बाद वस्त्रों को ठीक ढंग से फैलाकर सुखाने हेतु डालना ताकि प्रेस करते टाइम क्या है अधिक कठिनाई ना हो। हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन को कई प्रकार से समझाया जा सकता है। सबसे पहला है कि बाएं हाथ का उपयोग करके कार्य को सरल तरीके एवं शीघ्रता से करने के लिए बाएं हाथ का भी उपयोग किया जाना चाहिए। मोस्टली क्या है हम सीधे हाथ से काम करते हैं, परंतु क्या है हमें बाएं हाथ का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। बाएं हाथ से काम करना आसान नहीं है, परंतु कठोर परिश्रम, निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण पालेने के बाद क्या है इसमें भी क्या है कौशल विकसित हो सकता है या किया जा सकता है। यानी अगर हम उस हाथ से काम करेंगे बाएं हाथ से तो प्रैक्टिस के बाद वो क्या है उस हाथ से क्या है काम करना क्या है आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दोनों हाथों से आटा गूंथना, आलू पालक बथुआ आदि सब्जियों को धोने में दोनों हाथों का उपयोग करना। कई बार होता है कि हम एक ही हाथ से आटा लगा लेते हैं, एक हाथ से सारा काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना, दोनों से करते हैं तो क्या है ठीक रहता है। बर्तन मांजते व पोंछते समय बाएं हाथ से प्लेट घुमाना तथा पोंछना, वस्त्र धोते समय बाएं हाथ से मैल छुड़ाना एवं वस्त्र खंगालना आदि, तो ये सारे कार्य क्या है बाएं हाथ का उपयोग करके क्या है हम कार्य को हाथ एवं शरीर की गतियों में क्या है परिवर्तन करके क्या है काम को सिंपल कर सकते हैं। फिर है दैनिक दिनचर्या में सुधार करके। दैनिक दिनचर्या में सुधार करके कैसे कर सकते हैं, जैसे कि क्या है कार्य सरलीकरण के लिए कार्यकर्ता को दैनिक दिनचर्या में सुधार लाना बेहद जरूरी है। उसका सुधार लाना बेहद जरूरी है क्योंकि प्रभावशाली दिनचर्या हेतु दिन के प्रारंभ से अंत तक कार्य के चरणों में कर्म की वैधानिक दिशा की खोज की जानी चाहिए। कार्यकर्ता या गृहिणी को सदैव यह याद रखना चाहिए कि काम निपटाते समय कम से कम दूरी तय करना पड़े तथा क्या है शारीरिक क्रियाएं भी कम से कम करनी पड़े। किसी भी कार्य को पूरा करने में कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कोई भी कार्य है अगर हम उसको करते हैं तो आपने देखा होगा हमें काफ़ी क्या है मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी सारे क्या है कार्य करने पड़ते हैं। सारी क्रियाएं भी कम से कम करनी पड़े। किसी भी कार्य को पूरा कर कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे क्या है रोटी के लिए आटा गूंथना, लोई बनाना, फिर रोटी को बेलना, फिर तवे पर डालना, पलटना, सेकना, ये काफ़ी सारी क्रियाएं हो जाती हैं एक के लिए भी। अतः एक काम को करने में क्या है आपने देखा कई सारी क्रियाएं करनी पड़ी है। कहने को तो वो एक काम है लेकिन उसमें हमें हाथ और पैर कितने घुमाने पड़ते हैं, हाथों को कितना घुमाना पड़ता है। अतः एक काम को करते हैं तो क्या है क्रियाओं को जो भी हम काम करते हैं उनको क्या है क्रमबद्ध तरीके से करने से इनकी संख्या में वो क्या है कमी आ जाती है तो घटती है। साथ ही कार्य भी सरल तरीके से क्या हो जाता है संपन्न हो जाता है। एक काम को निपटाते ही दूसरा काम मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। जैसे वस्त्र धोने के उपरांत कहा कैसे किस तरह सुखाया जाना चाहिए ताकि प्रेस करने में वस्त्र संग्रह करते समय अनावश्यक समय व शक्ति बर्बाद ना हो। तो ये क्या है दैनिक दिनचर्या में क्या है हम सुधार करके भी क्या है काम को सिंपल कर सकते हैं। फिर है गुरुत्वाकर्षण की सहायता।
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने में थकान अधिक होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या था। जैसे कि हम ज़मीन से ऊपर कोई भी चीज़ लेके जाते हैं तो क्या है, वो हमें भारी लगती है, और उसके पास में लेके जाते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या है, हमें वो चीज़ क्या है, हल्की लगती है। क्यों लगती है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, वो लगता है। अब क्या है, इसमें कार्य सरलीकरण हेतु शरीर को सदैव ही क्या बताया था आपको, गुरुत्वाकर्षण की सीध में रखना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को दूर से उठाते तो आपको ज़्यादा वजन लगता है, बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ में उसको उठाते हैं तो क्या होता है, वो वजन में हल्की होती है। तो क्या है, हम जैसे क्या है, वजन होता है या सर पे रखते हैं या पीठ पर करते हैं या कंधे पर डालते हैं। आपको बताया था कि जो मजदूरी का काम करते हैं, बोरी जो लादते हैं, वो पीठ पर क्यों लादते हैं, क्योंकि उससे क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, बल है वो कम हो जाता है, ज़्यादा वजन नहीं लगता। इस कारण क्या है, हमें जो भी काम करना है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे कि भारी सामान उठाते समय गुरुत्वाकर्षण की सीध में ही उनको उठाना चाहिए। सब्जियों का हाथ में पकड़कर काटने की अपेक्षा तख्ते पर रखकर काटते हैं तो उसमें हमें क्या है, थकावट कम होती है। फिर है क्रियाओं को कम करना। कार्य करते समय क्या है, हमें कुछ अनावश्यक अथवा कम महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती हैं जिन्हें हटाया जा सकता है उनको हटा देना चाहिए। जैसे बर्तन धोने के बाद उन्हें पोंछने की अपेक्षा हवा में सुखाना, धुले वस्त्रों को निचोड़ने की अपेक्षा कुछ देर तक यूं ही लटका कर रखना, ताकि क्या है, पानी टपक कर अपने आप ही झड़ जाएगा और हमें निचोड़ना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हमारे हाथों में बार बार निचोड़ने से क्या है, हाथों में दर्द रह जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, हो सके जहाँ तक हमें क्या है, क्रियाओं को कम कर देना चाहिए। फिर है इसमें 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना। कार्य करते समय यदि क्या है, अलग अलग क्रियाएं न करके क्या है, 2-3 क्रियाएं एक साथ ही की जाए तो क्या है, काफ़ी समय एवं शक्ति की बचत हो जाती है। कुछ घरेलू क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें करते समय अधिक निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन क्रियाओं के साथ दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दाल पकाते समय सब्जी काटना, सब्जी पकाते समय बर्तन मांजना, अथवा क्या है, आटा गूंथना या सलाद काटना। आप क्या है, किचन में खड़े खड़े क्या है, इन कार्यों को एक साथ कर सकते हैं। तो जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर क्या है, एक जो भी काम पास पास के हैं उनको फटाफट निपटा लेना चाहिए। कार्य में गतियों का उपयोग, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य संपादित करते समय कुछ अनावश्यक गतियों को कम किया जा सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए कार्यकर्ता या गृहिणी को कई कदम अनावश्यक चलने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए रसोई के सामान को एक एक करके न ले जाकर एक साथ ही टोकरी या ट्रे में रख कर ले जाना। वस्त्र धोने के उपरांत एक एक वस्त्र को उठाने की बजाय उनको क्या है, बाल्टी में डालकर इकट्ठे ले जाना आदि। ऐसा करने से क्या है, कई कदम चाल की बचत हो जाती है। हमें लगता है कि हम उससे थकते नहीं हैं, लेकिन क्या है, बार बार ऐसा उठाना, नीचे झुकना। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी मान लो आपने कपड़े धो के आपने बाल्टी भर ली और उसको तार पर सुखा रहे हैं, बार बार नीचे झुक रहे हैं, उसको नीचे झुकने की बजाय अगर आप उस बकेट को क्या है, स्टूल लेवल में रख लेते हैं, यानी स्टूल या चेयर पे रखते हैं, तो आपका क्या है, वो काम कम हो जाता है, थकान है उसमें कम होती है। किसकी अपेक्षा, अगर आप बार बार एक एक कपड़े को उठाते हैं, डालते हैं नीचे झुककर, तो उसमें ज़्यादा थकान होती है। फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम। कार्य को प्रभावशाली क्रम से करने पर समय एवं शक्ति की क्या होती है, बचत होती है। प्रभावशाली क्रम से काम करने पर क्या होता है, अनावश्यक उपकरणों का उपयोग कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बर्तन साफ करते समय सिंक के दाएं ओर बर्तन रखने से गति में कमी होती है। एक ही अनुक्रम में कई चीज़ों को पकाने से बर्तन को बार बार धोना, पोंछना एवं सुखाना नहीं पड़ता है आदि। तो इस प्रकार से क्या है, हम कार्य को क्या है, क्रम में अगर करते हैं तो क्या, सीक्वेंस में करते हैं तो क्या होता है, वो काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट है स्किल इन वर्क, यानी कार्य में निपुणता। गृहिणी कार्य में निपुण एवं कौशल विकसित करते समय शक्ति की बचत कर सकती है। किसी भी काम में निपुणता हासिल करने के लिए गृहिणी को स्वयं ही क्या है,
प्रयासरत रहना पड़ता है, यानी खुद को ही क्या करनी पड़ती है, उसको कोई भी नया कार्य करना सीखना है तो उसको खुद को ही प्रयास करते रहना पड़ता है। निरंतर अभ्यास, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने, समूह चर्चा करने, नवीन प्रक्रियाओं को अपनाने, प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखने, निरीक्षण करके सीखने से कौशल में वृद्धि होती है। भौतिक शक्तियाँ जैसे स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, ज्ञान, बुद्धि आदि का प्रयोग कर कार्य कुशलता में वृद्धि करके कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। यानी अगर वो काम को करना अच्छे से सीख जाती है तब तो क्या है, काम आसानी से हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा जिसको काम नहीं आता तो उसको बार बार क्या है, एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया तो उसको बार बार वो चीज़ें बतानी पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। दूसरे पर्सन को भी अपन बताते हैं तो उसमें क्या है, थकान वगैरह ज़्यादा होती है। तो इससे क्या है, अगर वो खुद ही मोटिवेट होकर या जैसे भी है, अगर वो इंटरेस्ट लेके काम को सीखता है तो उसमें क्या है, उसको काम को सरल तरीके से करने में मदद मिलती है। बालकों में घरेलू क्रियाओं के प्रति ज्ञान एवं जागृति है, कुशलता, निरीक्षण एवं कल्पना शक्ति द्वारा विकसित किया जा सकता है। यानी बच्चों को भी क्या है, उस कार्यों में लगा कर क्या है, हम क्या है, उनको आसान बना सकते हैं। उन्हें सही दिशा निर्देश देकर कार्य कुशल बनाया जा सकता है। बालकों में खूबी होती है कि वे किसी भी काम को जल्दी सीख लेते हैं तथा आसानी से उसको भूलते नहीं। वुडवर्थ ने क्या कहा है, कार्य कुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नांकित क्या है, 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यानी वुडवर्थ के अनुसार क्या है, कार्य कुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहली जो अवस्था है वो कौन सी है, अन्वेषी अवस्था। अन्वेषी अवस्था क्या है, अन्वेषी अवस्था क्या है, इसमें क्या करते हैं, दूसरा क्या है, अकुशल और वैसाध्य अवस्था, और तीसरी है कुशलता पूर्वक कार्य करने की अवस्था। तो जो पहली अवस्था है अन्वेषी अवस्था है, अन्वेषी अवस्था में क्या होता है, किसी भी कार्य को सीखने की यह प्रारंभिक अवस्था है। इसमें गृहिणी कार्यकर्ता कार्य को सीखने का प्रयास करती है, इसी कारण इसे अन्वेषी अवस्था कहा जाता है। इससे क्या है, एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि क्या है, रोटी पकाने हेतु आटा गूंथना, लोई बनाना, रोटी बेलना एवं सेकना। कोई भी व्यक्ति जो पहली बार रोटी बनाने की प्रक्रिया सीखता है वह ठीक प्रकार से न तो लोई बना सकता है, न ही वो रोटी बेल सकता है, न ही वो उनको अच्छे से सेक सकता है, ना उनको पकड़ सकता है, डालते टाइम भी मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इस क्रम में रोटी कहीं से पतली तो कहीं से क्या है, मोटी होने के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है। तो कई बार वह चकला बेलन से भी चिपक जाती है, अतः वह सीखने की अन्वेषी अवस्था होती है। दूसरा कौन सी अभी बताई थी, अकुशल और वैसाध्य अवस्था। दूसरी अवस्था में पुनः अधिक प्रयास से रोटी बेलने की गति में थोड़ा सुधार होता है। रोटी कहीं से पतली तो कहीं से मोटी बेली जाती है तथा इसका आकार थोड़ा थोड़ा गोल होने लग जाता है। अब लोई बेलने के समय आटा चकला बेलन से नहीं चिपकती है। फिर तीसरा क्या है, अन्वेक्षी में क्या हो गया, स्टार्टिंग में क्या है, उसको काम करना नहीं आता। दूसरी में क्या है, धीरे धीरे उसकी जो रोटी बना रही है वो ठीक बन जाती है। तीसरा क्या है, कुशलता पूर्वक कार्य करने की अवस्था। इस अवस्था में निरंतर अभ्यास से वो क्या करता है, काम को पूर्ण रूप से करने में सफल हो जाता है। यानी अभी वो क्या है, उसको रोटी बेलने के साथ इसे पकाने की क्रिया भी उनको आसान लगती है। रोटी सही जगहों से एक समान पतली व गोल बेली जाती है और वो सेकने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार से क्या है, ये अवस्थाएं हैं जो काम करने के लिए क्या है, होती हैं। अब है अगला जो हमारे उसमें है, फर्स्ट वाले का है, वो 9th पॉइंट है ये, इस करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी जब तक हम क्या है, किसी भी नए काम को खुद कर कर नहीं देखते, स्वयं क्या है बार बार करने से क्या है, उसमें तभी क्या है, हम उसमें परफेक्शन हासिल करते हैं, उसमें निपुण होते हैं। यह सही है कि जब पहली बार कोई नया काम किया जाता है तो क्या है, उसमें कठिनाइयाँ आती ही आती हैं, परंतु क्या है, निरंतर अभ्यास से उस काम को हम क्या है, आसान बना लेते हैं और जो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं उनको क्या है, सुधार लेते हैं। अब है अगला पॉइंट, कार्य करते समय शारीरिक
संस्थिति में बदलाव, यानी काम करते समय हमारा जो पोस्चर है उसको ठीक करना। शारीरिक थकान कम करने एवं तनाव से बचने के लिए गृह कार्य करते समय शारीरिक संस्थिति को उचित अवस्था में रखना जरूरी है, जैसे उठने, बैठने, दौड़ने, कूदने, झुकने आदि। उचित शारीरिक संस्थिति अपने आने से कार्य करने में कम शक्ति व्यय होती है, यानी शरीर की सही स्थिति रखने से क्या है, हमारी जो शक्ति है वो कम खत्म होती है। उचित प्रकार से बैठने उठने से शरीर का भार पेशियों पर न पड़कर अस्थियों पर पड़ता है, जिससे मांसपेशियां एवं नाड़ियां शरीर के तनाव से पूर्णतः मुक्त रहती हैं। इसका परिणाम क्या होता है, व्यक्ति को क्या है, शीघ्र थकान महसूस नहीं होती है। उचित रूप से नहीं बैठने व खड़े होने पर क्या है, उसके क्या होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी जो जॉइंट्स हैं, उसके जो मसल्स हैं या पेशियां हैं में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि लगातार हम अगर गर्दन एक जगह करके बैठते हैं या फिर एक जगह कमर को झुकाकर बैठते हैं तो उससे क्या है, हमारे शरीर का पोस्चर या हमारे जो अंग हैं उनमें क्या आ जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से कई दिक्कतें उसमें आने लगती है। जितना अधिक शरीर की आरामदायक स्थिति में रखकर कार्य किया जाएगा उतनी ही क्या होगी, हमें थकान कम महसूस होती है। कुशलतापूर्वक काम करने के लिए कार्यकर्ता को उन्हीं मांसपेशियों एवं अस्थियों का उपयोग करना चाहिए जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक है। छोटी पेशियों की अपेक्षा बड़ी पेशियों की सहायता से अगर काम करते हैं तो थकावट कम होती है। जमीन पर से भारी सामान उठाते समय घुटने के बल तथा जांघ एवं पैरों की भीड़ बड़ी एवं लंबी पेशियों को क्या है, उठाने का भार सहन करने देना चाहिए। अगर झुककर काम करना हो तो एक पैर को थोड़ा आगे बढ़ाकर घुटने एवं टखने के बल झुकना चाहिए। एक स्थिति में रहकर लगातार काफ़ी लंबे समय तक कार्य को नहीं करना चाहिए। आसन को थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या है, बदलते रहना चाहिए, यानी जब भी हम बैठते हैं तो हमें क्या है, हमारा पोस्चर हमें क्या है, बार बार क्या है, चेंज करते रहना चाहिए। उठ उठ कर हिलना है, जैसे कि आपको बताया है कि कंप्यूटर पे बैठते हैं तो कंटिन्यू हमें क्या है, कंप्यूटर पर बैठ कर कार्य नहीं करना चाहिए। बीच में हमें 4-5 मिनट के लिए क्या है, रिलैक्स होना चाहिए, फिर उसको काम को दोबारा से आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इसके अंदर, लयपूर्ण काम करना। कार्य को सरल, सुगम एवं हमारा जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया, लयपूर्ण काम करना। कार्य को सरल, सुगमता एवं आसान बनाने के लिए क्या है, एक रिदम में काम करना चाहिए, एक लय में काम करना चाहिए, जिससे क्या है, बार बार कोई रुकावट ना आए। रुकावट लाने से क्या है, कार्य पुनः प्रारंभ करने से अधिक शक्ति और समय लगता है। तो इसको क्या है, एक ही सीक्वेंस में करते रहेंगे तो क्या है, काम क्या है, आसान हो जाएगा और क्या है, जल्दी भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, मंडेल के परिवर्तन के वर्ग, जिसमें हम 3 वर्ग बताए हैं। 3 वर्ग में सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करके। हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन के कौन कौन से हैं, इसमें मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं, उनको आप जरूर से याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही।